अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग विज़िट वीज़े की ऑप्शन को जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं। विज़िट वीज़े के क्या फ़ायदे हैं और विज़िट वीज़े के क्या नुकसान हैं। अगर आप विज़िट ही वीज़ा की एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप विज़िट वीज़ा नहीं एक्सप्लोर करना चाह रहे, कोई और ऑप्शन करना चाह रहे हैं, वो आप इस वीडियो में आज बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। और मेरी कोशिश है कि आपको वो बातें बता दूँ जो कोई कंसल्टेंट नहीं बता रहा और कोई एजेंट नहीं बता रहा, क्योंकि उनकी ये मार्केटिंग का एक स्टाइल है जो कि उससे आपको वो चीज़ें सेल कर रहे हैं, जैसा कि विज़िट वीज़ा है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और इस पूरी वीडियो के अंदर आज आपको जो है वो विज़िट वीज़े के बारे में भी बता देते हैं कि विज़िट वीज़ा किस तरह जो है वो आपको हेल्प करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम निकाला और आज अगर आप कनाडा आने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अगर कनाडा आना चाह रहे हैं और अगर आप अपना विज़िट वीज़ा जो है उसकी ऑप्शन को ही देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है फिर। क्योंकि वीडियो के अंदर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशली कैनेडियन विज़िट वीज़ा है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के अंदर आज जो हम पहला ही स्टेप जो है हमारा विज़िट वीज़े का है। विज़िट वीज़ा बहुत सिंपल है, उसको आप अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी की अगर हेल्प भी लेना चाहें तो वो भी आपको अप्लाई करके दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब एक्सेप्टेंस का क्या है? एक्सेप्टेंस आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तो आपके पास अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पासपोर्ट हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है, उसका इन्विटेशन लेटर है। अगर नहीं जानने वाला तो आप अपना एक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली में कोई आपके पास है तो वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। तो उस इन्विटेशन लेटर के साथ में आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो अटैच करना है। उसके अंदर भी एक ऑप्शन है, अगर तो जो स्पॉन्सर जो आपका फैमिली मेंबर है, अगर तो वो अपने इन्विटेशन लेटर में लिख देता है कि आपको जो आपका जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंस है, वो जो इन्विटेशन लेटर देने वाला है वो बेयर करेगा, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि आप अपना खर्चा खुद पे करें, तो फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत है। तो बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पता है कि एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर की जो कीमत है वो भी ऊपर और नीचे होती है। तो आजकल जो रफ़ली इस वक़्त जो यहाँ पे एक एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस आ रहा है वीक का, आपकी अकोमोडेशन का, वो ट्रैवल का, तो वो मिनिमम आप उसको $1000 रख लें, 1 से $2000 जो है ना वो रख लें। क्योंकि अगर आप वीकली $2000 तक आप रखेंगे तो फिर आपका जो 4 वीक का है वो उस हिसाब से जो है ना उसमें आ जाएगा। अगर आप कोशिश करते हैं कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो लाइक 20 से या 30 लाख मतलब 30 लाख के पास-पास में है, तो उतनी अमाउंट आपके पास ठीक है कि क्योंकि वो जो आपका जो विज़िट का टाइम है वो अगर 20 दिन का है या 1 मंथ का है, तो उसमें वो आपका इतना जो है ना वो खर्चा आ सकता है एज़ ए टूरिस्ट, कि अगर आप टूरिस्ट पॉइंट ऑफ से देखते हैं। तो आपने जब अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपने ऐसे प्लान करना है कि आपके पास जो आपने टूरिस्ट प्लेसेस बतानी हैं, उसका आपको होमवर्क कर लेना चाहिए कि उसमें आपको जो अट्रैक्शंस हैं, वो इस तरह डिस्क्राइब करनी है कि वो सारी एक दिन में कवर कर सके। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम आ गई थी। उन्होंने जब उन्होंने अपनी ट्रैवल्स की जो डिटेल्स बताई उसको कि मैंने ये वाली चीज़ें डिस्कवर करनी है, और वो चीज़ें जब मेरे तक पहुँची तो मैंने देखा कि एक दिन में वो बंदा नॉर्थ जा रहा है, उसी दिन वो साउथ भी जा रहा है, फिर आगे ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेशन बन गई थी। तो आपके लिए एडवाइस है, तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लगें,
तो आपने अपनी टूरिस्ट प्लेसेस को मेज़र कर लेना है कि एक दिन में आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने ईस्ट साइड पे जा रहे हैं तो फिर आप ईस्ट की 1 या 2 जो है ना वो टूरिस्ट प्लेसेस उसको ऐड कर लें। फिर नेक्स्ट डे अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं तो आप नॉर्थ वाली जो हैं उन टूरिस्ट प्लेसेस को जो है ना वो ऐड कर लें। तो अगर आपका प्लान सॉलिड होएगा तो फिर आपका अप्रूवल भी आ जाएगा। तो जो फैमिली रिलेशन पे आना चाहते हैं, जो फैमिली की तरफ से इन्विटेशन फैमिली को मिलना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रांगली ये है कि वो अपनी फैमिलीज़ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट जो हैं वो शो अप करें कि जैसे कोई शादी है, कोई मंगनी है, कुछ ऐसे ऐसी सेरेमनीज़ हो रही हैं जिसका आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे थोड़े से की पॉइंट हैं, तो आप अगर इनको फ़ॉलो करेंगे तो इसके ऊपर आपको जो है वो चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। तो उसके बाद आपके पास अगर आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, इन्विटेशन लेटर लगा दिया, आपने पासपोर्ट की कॉपी लगा दी, तो अगर आप ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है बड़े एक अच्छे अंदाज़ से स्कैन करके अपलोड कर देंगे, तो आपको जो है चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। तो वीज़ा आपको मिल गया। अब आपने अगर उस वीज़े को आगे आके टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना है, वो एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टोरी है कि वर्क परमिट तक जब आप पहुँचते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मंज़िलें हैं जो आपको तय करके जानी पड़ती हैं। वो ईज़ी नहीं है क्योंकि एक आप पहले पाकिस्तान के एजेंटों से जान बचा के आते हैं, फिर उसके ऊपर आके आप कनेडियन जो कंसल्टेंट हैं, जो अंडर द टेबल एजेंट हैं या कंसल्टेंट हैं, आप उनके हाथ में आ जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी ही मतलब दलदल है जिसके अंदर इंसान निकलने के लिए सोचता है पर उसको जो हालात निकलने नहीं देते। तो जो विज़िट वीज़े की स्टोरी इन कनाडा है, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो इसी तरह ही है कि विज़िट वीज़ा के ऊपर ना तो आप जॉब कर सकते हैं और ना ही आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसके ऊपर से आप अर्निंग कर सकें। तो ये एक बैड जो है ना वो सिचुएशन है विज़िट वीज़े को लेके। तो अगर आप इस विज़िट वीज़े को ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहते, ऐसे जो लोग जिनके पास एजुकेशन है और जिनके पास कोई स्किल्ड है, तो स्किल्ड के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ़ ओंटारियो को एक्सप्लोर करते हैं और ओंटारियो के अलावा किसी और जगह पे आप एक्सप्लोर नहीं करते, तो मैं हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ कि आप ओंटारियो को छोड़ के ना किसी भी ओंटारियो, कैलगरी और अल्बर्टा, ये इनके मेन सिटीज़ को छोड़ के आप कोई भी जो छोटे इनके इलाके हैं उनको टारगेट करें, आपको ज़रूर एम्प्लॉयर मिलेगा, आपको ज़रूर जो है ना कोई हायर करेगा। ये एक 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 हिट एंड ट्राई वाली बात है। तो इसके दौरान अगर आप डायरेक्टली इनके इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विज़िट के ऊपर इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने बैक होम से भी आप उनके जो वो प्रोग्राम है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको एक और बात बता सकता हूँ कि जो अ, पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हैं और जो दुबई में कंसल्टेंट हैं या दुनिया के दूसरे जगह पे जो लोग बैठे हैं वो एजेंट मैं तो कहूँगा क्योंकि हम कंसल्टेंट उसको बोलते हैं जो आईआरसीसी से रजिस्टर्ड हो, जिसके पास कैनेडियन इमिग्रेशन का लाइसेंस हो, उसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं, बाकी सब एजेंट हैं। क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ़ ये अपनी एजेंटी का ही जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, अगर आप समझते हैं कि आप अपने इस फ़ाइल को कैपेबल नहीं हैं, तो फिर आप कहीं से हेल्प ले लें और ऐसी हेल्प लें जो कैनेडियन इमिग्रेशन का जो लाइसेंस होल्डर हो। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों का काम करवा भी देता हूँ क्योंकि मैं बार-बार अपने वीडियो में कहता हूँ
कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ इस तरह की कुछ जो पेपर वर्क है करता हूँ। हाँ जी, मैं एडवाइस करता हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ मिलता हूँ जो इसको प्रोफ़ेशनली हैंडल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन-जिन लोगों ने भी वो काम करवाया है, उनका वो काम बड़े पीसफुली से हुआ है और वो बहुत सैटिस्फाइड हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपना एक पैगाम दूँ कि अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कोई अच्छा बंदा फाइंड कर सकते हैं, आप कर दें, अगर कुछ मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ। तो आप अपनी ऑप्शन को एक्सप्लोर करें क्योंकि ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो आप उस एरिया से मूव करेंगे और अगर आप सिर्फ विज़िट वीज़े को ही जो है ना अपना एक टारगेट रखेंगे तो विज़िट वीज़े के ऊपर जो मुश्किलात हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो जो लोग अब विज़िट के ऊपर ना तो वर्क परमिट ले पा रहे हैं और ना ही अपना जो है कोई ऐसा काम कर पा रहे हैं जो उनको करते हैं, अब वो जाते हैं असाइलम की तरफ। तो असैलम जो है एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ देगा, ना तो आप अपने बैक होम से कहीं कुछ कर सकते हैं और ना यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। क्योंकि असैलम की जो ऑप्शंस हैं वो उस तरह के कंट्रीज़ के लिए उन्होंने बनाई है जहाँ पे वॉर चल रही है, यहाँ पे जहाँ बिल्कुल है। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज होने जा रही हैं। तो अब जो लोगों ने असाइलम अप्लाई किया है, उनमें से अभी रिसेंटली 2 लोगों का असाइलम नहीं हुआ और वो रिटर्न हो रहे हैं। अब वो जो लोग थे, उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 से 4 साल ज़ाया किए हैं। अब वो 3 से 4 साल तक उन्होंने केस चलाया है और वो उन्होंने बहुत सारा पैसा लॉयर्स को दिया है, बहुत सारा मतलब कंसल्टेंट को दिया है। एंड ऑफ द डे उनका वो केस नहीं हुआ। अब वो अभी रिसेंटली उन्होंने रीच किया मेरे से, वो कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं आफ्टर 3 आई थिंक 3 एंड साढ़े 3 साल बाद। तो साढ़े 3 साल बाद उन्होंने अपना वो सारा टाइम भी वेस्ट किया। अब वो कभी भी कनाडा नहीं आ सकते। जब एक दफ़ा कनाडा डिपोर्ट कर देता है तो फिर वो कभी भी कनाडा नहीं आ सकते। तो इसलिए मेरी ऑप्शन थी कि कनाडा कहीं नहीं जा रहा, कनाडा इधर ही रहेगा। एक दफ़ा आपके ऊपर मिसरिप्रेज़ेंटेशन का केस लग गया या एक दफ़ा आप डिपोर्ट हो गए, फिर सारी ज़िंदगी आप इस तरफ नहीं आ सकते क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट ख़राब हो गए, अगर आपके पास इस तरह की कुछ इल्लीगल एक्टिविटी करते पकड़े गए, तो फिर आपको कनाडा कभी भी एंटरटेन नहीं करेगा। देखें आपके पास विज़िट आया, आपने विज़िट किया, वापस चले गए, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट टाइम फिर आ सकते हैं। आपने अपने बैक होम से अपनी इमिग्रेशन अप्लाई की, अभी नहीं रिज़ल्ट आया, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रॉ में आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। लेकिन आपके पास जो एक आपका राइट है वो स्टिल वैलिड रहेगा। आपको आपको कुछ चांसेस होप ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं ये लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अपने होप ना ख़त्म करें, अपने आप को उस ऑप्शंस को खोल के रखें, ताकि आपको कभी भी ये ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इस के बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और या मेरे ईमेल के ऊपर मुझे अपने कंसर्न जो है वो ईमेल कर दें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।